पीसीओडी, पीसीओएस, जो वुमेन इनके साथ डील कर रही होंगी उनको कई बार कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पीसीओडी पीसीओएस में क्या डिफरेंस है। पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद काफ़ी डीपली इसमें बात करने वाले हैं, तो आराम से खड़े होकर चाहे सुन लो, आराम से सुनेंगे। सो पीसीओडी में होता है इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन, पीसीओएस में होता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जो हम आज बात करने वाले हैं। छोटी सिस्ट होती हैं, 5 to 6 फॉलिकल्स होते हैं पीसीओडी में, पीसीओएस में थोड़ी लार्ज सिस्ट होती हैं, 12 या उससे ज़्यादा। पीसीओडी ट्रीट किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, लेकिन पीसीओएस जो है वो शायद ट्रीटमेंट में उसको डिफिकल्ट होता है, कैन नॉट बी ट्रीटेड। एंड पीसीओडी जो है उसमें कंसीविंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पीसीओएस में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, कंसीविंग में इनफर्टिलिटी स्टेज होती है। पीसीओडी जो है वो ओव्यूलेट, मतलब आपके पीरियड साइकिल उसमें आते रहते हैं। पीसीओएस में जो है वो ओव्यूलेशन जो है वो नहीं हो पाती है, मतलब उसमें सिवियर हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो पीसीओडी के ऊपर थोड़ा काम किया जा सकता है, पीसीओएस में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये सब चीजें हैं क्या अंदर, ये ऊपर ऊपर की बातें आपको ज्यादा ना करते हुए डीपली इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि अंदर होता क्या है या अंदर कैसे चलता है। अगर हम एक नॉर्मल वुमेन की बात करें जिसमें एक लेडी रेगुलर पीरियड साइकिल में जाती है, तब क्या हो रहा है अंदर, और जब पीसीओडी होता है और पीसीओएस होता है तब क्या हो रहा है। नॉर्मल साइकिल में क्या होता है हमारे अंदर। सो ऑल द वुमेन ओवर देयर, क्योंकि आप सब वुमेन ही सुन रहे होंगे, आज मेल जो है सोच रहे होंगे हमारा तो टॉपिक ही नहीं है तो आज हम नहीं सुनेंगे, लेकिन मेल अगर उनकी फैमिली में कोई भी लेडी इससे सफर कर रही है, सो प्लीज लिसन टू दिस, क्योंकि वो भी अगर आप सुन के अगर आप उनको आगे बताओगे तो शायद उनको हेल्प मिल सकती है। ओके, सो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली सारा लोचा हमारा ब्रेन का ही है। जैसे मैंने थायराइड की आपको वीडियो में भी बताया था कि सब कुछ ब्रेन से ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर भी ब्रेन से ही सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। हाइपोथैलेमस ही महाराज जी हैं जो हमारा सारा काम जो है वो काम करते हैं। यही हैं जो एक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को देते हैं। यहाँ पर एक हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को देता है, जिसे हम कहते हैं जीएनआरएच। मैं इतनी बड़ी लैंग्वेज यूज नहीं करूंगी, गॉनडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड ऑल दैट स्टफ। हम थोड़ा इजीली चलते हैं कि ये वाला एक हार्मोन है जीएनआरएच जो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है और ब्लड के थ्रू जो है वो जाता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, अब हमारे पीरियड साइकिल के आसपास क्या होता है, हमें पता है कि 30 दिन का अगर साइकिल है या 28 दिन का साइकिल है तो 15वें दिन जो है वो ओव्यूलेशन टाइम होता है हमारा, है ना। सो पहले 15 दिन जो होते हैं उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन निकालता है, दैट इज एफएसएच, ठीक है, एफएसएच हार्मोन निकालेगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें 4 चीजें होती हैं, एक होती है ओवरी, फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, ठीक है। अब यहां पर हमारी ओवरी में आपको पता है कि सबको एग्स मिलते हैं, एग्स होते हैं वहां पर, और एग्स फॉलिकल में ऐसे छुप के बैठे होते हैं, और कोई एक एग होता है जो मैच्योर होकर निकलता है, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता देन पीरियड्स आते हैं। ये हमारा नेचुरल साइकिल जो होता है। अब जब पहले 15 दिन में एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जब निकलता है तो ये अंदर जाके क्या करता है, ये हमारी बॉडी में मतलब ब्लड के थ्रू ये पहले 15 दिन में आएगा। पहले 15 दिन में ये आकर ये एग्स को कहेगा लो मैं आ चुका हूं और आप अपना फॉलिकल साइज जो है वो चेंज कर सकते हो। एग खुशी खुशी में एंड्रोजन मतलब अपना फीमेल हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन जो है वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं। सो एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल हार्मोन होता है, सो ये 15 दिन तक जो है वो रिलीज करना स्टार्ट हो जाता है। 15वें दिन में फिर हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है नेक्स्ट हार्मोन निकालता है एलएच, ठीक है। अब ये एलएच हार्मोन जो है आगे अंदर जाके क्या करता है, जितने ये एग जब एस्ट्रोजन निकलने के बाद थोड़ा मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो इसको प्रोजेस्ट्रॉन यहां से निकलेगा। यह बड़ा कंफ्यूजिंग जब पार्ट है, ठीक है। आई नो कि जिनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं होगा कि क्या एलएच एफएस प्रोजेस्ट्रॉन फलाना ढिमकाना, सो टेक इट इजी। बस ये ध्यान रखो कि बस एफएसएच पहले निकला था जिसने हमें अच्छा वाला हार्मोन दे दिया था, लेकिन एलएच ही है यहाँ पर गड़बड़ वाला, ये बड़ा खराब वाला चीज, मतलब अच्छे हमारे लिए इसलिए कि अच्छे लेवल पे निकालोगे। अगर ये बढ़ गया और ये गुस्से में आया, मतलब इसमें से प्रोजेस्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि ये प्रोजेस्ट्रॉन ने ही हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी को हैंडल करना होता है। अगर ये एलएच आपसे बिगड़ गया तो समझो पीसीओडी आ गया। सो ये एलएच क्या करता है, एलएच हमारी बॉडी में एंड्रोजन को मतलब हमारी मेल हार्मोन्स को निकालता है जो हमारे इतने लेवल्स तक निकलना चाहिए ताकि हमारे फॉलिकल जो है वो अगर फिलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइज नहीं होते तो बाहर आकर पीरियड होने स्टार्ट हो जाएं, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर ये बढ़ा और एफएसएच कम हो गया तो गड़बड़ आ गई, ठीक है। तो हमें ये बिगाड़ने का सारा सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, बिगाड़ने का सारा सिस्टम जो होता है वो
आपका लाइफस्टाइल हो सकता है जिसमें आपका खाना पीना रहन सहन बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पर आपके हार्मोनल इंबैलेंस होता है जिसमें एंड्रोजन मेल हार्मोन निकलता है और हमें एक्ने हो जाता है, फेशियल हेयर हो जाते हैं और फिर हमें पीरियड साइकिल भी नहीं आते हैं। और एस्ट्रोजन इसी तरीके से FSH जब हमारा कम हो जाता है और एस्ट्रोजन हमारा प्रॉपर नहीं रिलीज होता है तो हमारे इमेच्योर फॉलिकल हो जाते हैं, मतलब फॉलिकल से एग जो है वो रिलीज नहीं करेगा और हमारी यही फॉलिकल जो है वो अंदर जाकर जो है वो एक तरह से सिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सैक ऑफ लिक्विड, मतलब एग जो है वो मैच्योर करके निकला नहीं और उसी चीज ने उसका सिस्ट बना दिया। अब यहां पर जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो वो सिस्ट निकलती है। सो बेसिकली माइंड में सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अगर आपके ये FSH और LH दोनों बिगड़ गए आपके साथ, ये कम हुआ और ये बढ़ गया तो आपके मेल हार्मोन जो है वो अंदर बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आती है। प्लस इसके साथ साथ एक और चीज, पैनक्रियास से जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि हमारी टाइप 2 डायबिटीज में होता है कि जिसमें हमारा इंसुलिन जब ब्लड में आता है और सेल में नॉक करता है कि अब आप इंसुलिन को ले लो और सेल ले नहीं पाते हैं और इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस होनी स्टार्ट हो जाती है, इंसुलिन सेंसिटिव नहीं रहता है और जिस रेजिस्टेंस की वजह से भी एंड्रोजन हार्मोन जो है, जो मेल हार्मोन है, वो निकलता है और फिर से हमें एक्ने, फेशियल हेयर वो चीजें हो जाती है। मतलब 2 रीजंस हैं इस केसेस में, LH का बढ़ना और इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना जिसमें एंड्रोजन हार्मोन मेल हार्मोन बढ़ता है और फिर हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम अब क्या करें कि हम ये हार्मोन को अपनी पकड़ में रख सकें? इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको लेवल्स में रखने के लिए अगर आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं देन दे ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके आओ, मतलब वेट लॉस करके आओ। तो वेट लॉस करके आओ तो वेट लॉस के चक्कर में देन व्हाट यू डू कि चलो अब हम कोई डाइट ढूंढ लेते हैं, कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिससे मेरा वेट लॉस हो जाए, मैं भागती हूँ कहीं पे या फिर खाना हम कम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ट्रीट होना है अपने आप में। हम रूट कॉज पे काम नहीं करते हैं। हमें प्रॉब्लम्स दिख रही होती हैं कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, मुझे फेशियल हेयर हो रहे हैं या मुझे एक्ने हो रहा है, मुझे मल्टीपल सिस्ट हो गई हैं, अल्ट्रासाउंड में आ गया है, इनफर्टिलिटी हो रही है तो आपको और कई बार मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ प्री डायबिटिक आप निकल आते हो, ओबेसिटी हो रही है या आपको मूड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। इनफैक्ट जो इंडोमेट्रियल कैंसर तक भी यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं अगर ये ट्रीट प्रॉपरली ना हो तो ये सब चीज़ें दिख रही होती हैं तो हम कहीं ना कहीं कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें ये चीज़ें बहुत ग्रेजुअली वर्क करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें हमें कर सकते हैं अगर कंसीविंग स्टेज पे नहीं है। सो व्हेन यू आर नॉट ऑन अ कंसीविंग स्टेज तो आपको हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं, राइट। आपको प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको ये हार्मोन्स दिए जाते हैं, कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कि यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हमारा इतना बढ़े ना जो आपका GnRH जो है वो डिस्टर्ब ना करे और सारा साइकिल जो है वो डिस्टर्ब ना हो, तो आपको पीरियड साइकिल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे आ जाते हो। और अगर आप कंसीविंग स्टेज पे हो तो आपको और आपका ये इम्बैलेंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, फिर आपको मेटफॉर्मिन दिया जाता है कि आपका डायबिटीज लेवल जो वो कंट्रोल रहे और साथ ही साथ में आपको वेट लॉस के लिए कहा जाता है। तो हम इन चीज़ों को अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लेना चाहते और अगर हमने ये मेटफॉर्मिन डिपेंडेंसी नहीं लेनी है और हम अपने हार्मोन्स को नेचुरली ट्रीट करना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। इसमें व्हाट आई बिलीव द नंबर 1 स्टेप इज अबाउट लाइफस्टाइल में सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आजकल जो बच्चे मतलब गर्ल्स भी नहीं फॉलो कर रहे हैं वो है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं। तो इसमें हमारा 10-30-45 रूल जो है वो हमें चलाना पड़ेगा। ये 10-30-45 रूल क्या है? इसका मतलब ये है खाना खाने के 10 मिनट के बाद मूवमेंट करने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आपका शुगर लेवल मेंटेन हो सकता है। सो यू नीड टू बी एक्टिव पोस्ट मील। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठो, उसके बाद 10 मिनट के बाद, खाना खाने के 10 मिनट के बाद अगर आप मूव करते हो तो आपका इंसुलिन लेवल जो है वो स्पाइक नहीं करता है, जो डायबिटिक कंडीशन में भी हेल्प करता है और PCOD में भी हेल्प करता है। सो यू नीड टू बी एक्टिव आफ्टर मील 30 मिनट्स के बाद। 30 रूल क्या है हमारा? 30 रूल है कि हर 30 मिनट में अपने आप को एक्टिव रखना, ज्यादा देर तक बैठना ना, जितना बैठोगे उतना हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ता चला जाएगा। 45 मिनट्स क्या है? 45 मिनट्स का है आपका वर्कआउट रूटीन कि आपने 45 मिनट्स अपने लिए जरूर निकालने हैं, जिसमें आपका 15 मिनट की स्ट्रेचिंग, 15 मिनट की मैट एक्सरसाइजेस और 15 मिनट का ब्रीदिंग होना जरूरी है। तो इसलिए इस कंडीशन में योगा बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, बिकॉज इन वाइल डीलिंग ऑल दीज PCOD केसेस मैंने देखा है कि योगा के जो आसनास हैं, मलहासन, सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज करना, कोबरा पोज, धनुरासन,
कैट एंड काउ पोज, बटरफ्लाई पोज, कपाल भाती, ये सारे जो पोज होते हैं ये हमारे पीसीओडी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं, जो हमारी ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है। इसीलिए जब मैंने पीसीओडी के साथ डील किया केसेस के साथ, देन आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप योगा करो, योगा से डेफिनेटली असर होगा। तो आपको जब योगा के मुझे असर दिखना स्टार्ट हुआ, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ने, हमारे पेशेंट ने जब ये चीजें अप्लाई की इन आसनास के साथ, तो वो एक ट्रिमेंडस चेंज देखने के बाद आई बिलीव कि डेफिनेटली योगा एक बहुत ही एक अच्छा वे है पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए। एंड उस केसेस में मुझे लगा कि सिर्फ खाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आपका योगा आसनास जो है वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। इसीलिए व्हेन आई फील लाइक कि ये चीजें वर्क कर रही हैं, और फिर आप बार बार हमसे पूछ रहे थे कि कौन से आसन हमें करना चाहिए पीसीओडी के लिए, क्या करना चाहिए, देन वी स्टार्टेड विद द लाइव योगा सेशंस जो हमने अभी स्टार्ट किए हुए हैं। और वहां पर आप जब इसका बेनिफिट लेते हो, क्योंकि ये आसन बताने से या आपको एकदम से ये बताने से कि ऐसे कर लो या लिख के आपको समझ नहीं आते हैं, सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विद दिस लाइव योगा सेशंस हमने स्टार्ट किए हैं, जिसकी अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारी आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो आपको सारा डिटेल आ जाएगा कि जब आप उनको प्रैक्टिस करते हो प्रॉपरली अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली, तो आपको पीसीओडी को ट्रीट करने में बहुत हेल्प मिलती है। सो ये चीजें एज अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि सिर्फ डाइट से फर्क नहीं पड़ रहा था अगर, तो सिर्फ पीसीओडी के लिए डाइट के साथ साथ आपका ये योगा आसनास होना बहुत जरूरी था। एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विद दिस लाइव सेशंस ऑफ योगा। सो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम इफ यू नीड टू नो अबाउट इट। सो अब हमारी सबसे पहली बात है कि 10-30-45 रूल को हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, इस केसेस में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें नेचर की क्लॉक को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्लॉक अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल। मतलब आपको रात को काम है तो आप गैजेट्स के साथ ब्लू लाइट को आप बहुत ज्यादा एक्सपोज करते हो। आप खुद देखो कि आपके हॉर्मोन्स के निकलने का भी टाइम है, 15 दिन पहले एफएसएच आ रहा है, एलएच जो है वो 15 दिन के बाद आ रहा है। तो कितना आपको एक गॉड ने एक सर्कल दिया हुआ है कि इट्स लाइक अ लूनर, जैसे आपकी मून का भी एक पूरा पूर्णमासी आती है ना, वैसे ही हमारे अंदर ही सब कुछ चल रहा होता है। तो कितनी नेचर ने अपनी क्लॉक जो है वो पूरी डेवलप की हुई है कि किस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज करना चाहिए। और जब हम नेचर की क्लॉक को फॉलो नहीं करते हैं, रात को लेट सो रहे हैं, सुबह आप बहुत लेट उठ रहे हो, तो उसकी वजह से जो हार्मोन जिस टाइम पे रिलीज होना चाहिए वो रिलीज ही नहीं होता है। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये सारे हार्मोन रात को 10 बजे के टाइम तक रिलीज होता है। कॉर्टिसोल सुबह 8 AM पे रिलीज होता है। जितना आप उन चीजों के अकॉर्डिंगली नहीं चलते हो, अगेंस्ट चलते हो, और आप उस टाइम पे सो रहे हो जिस टाइम पे हार्मोन रिलीज होना चाहिए था, तो वो चीजें आपके अंदर सारा हार्मोनल इंबैलेंस जो है वो क्रिएट करता है। सो वी नीड टू डेवलप दैट नेचर क्लॉक। हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि हम टाइमली उठे, टाइमली सोएं। जब वो क्लॉक बन जाएगी तो आपके अंदर हार्मोन्स भी करेक्टली वर्क करेंगे। तीसरी चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कम्स टू द डाइटरी मॉडिफिकेशन में हमें क्या क्या चाहिए। डाइटरी मॉडिफिकेशन में जो चीजें हमारे केसेस में सबसे अच्छा रिजल्ट्स लेके आई हैं वो है जैगरी बॉल्स, जिसकी रेसिपी भी हमने अपने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था, कि जिसमें जो हमारी बहुत ट्रेडिशनल ग्रैंडमास रेसिपीज में भी आती है, जो कि आयरन रिच है, जिसमें अजवाइन, सूंड, जीरा, घी में डाल के, साथ में जैगरी डाल के उसकी छोटी छोटी सी बॉल्स जो हैं उसको पीरियड साइकिल से पहले लेने से भी आपका पीरियड साइकिल रेगुलेशन होने में ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको आयरन रिच चीजें जो हैं और इसमें हार्मोनल रिलीजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं। इसी के साथ साथ सीड साइक्लिंग ने भी हेल्प किया है। कई केसेस में सीड साइक्लिंग ने हेल्प किया है, कई केसेस में कहीं ना कहीं ये वर्क करती हैं, कहीं नहीं करती हैं। सीड साइक्लिंग की भी ऑलरेडी हमारी वीडियो अपलोडेड है कि जिसमें हम पंपकिन और वाटरमेलन सीड्स जो हैं वो हमारे पीरियड साइकिल के बाद लेते हैं। अगर पीरियड साइकिल आने से पहले हम सेसमे और सनफ्लावर सीड्स देना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हमारी लाइनिंग को जो है वो थिन करे, हमारा एग जो है वो शेड हो जाए। और इसके अलावा जो बहुत अच्छी चीजें वर्क की हैं ताकि हमारा इंसुलिन लेवल जो वो मेंटेन हो सके, वो है फेन्यूग्रीक वाटर, सिनेमन वाटर। तो फेन्यूग्रीक नॉट ओनली वाटर, लेकिन फेन्यूग्रीक के स्प्राउट्स को यूज करना, या दही को जमाने के टाइम पे भी अगर आप फेन्यूग्रीक मतलब मेथी सीड्स डाल देते हो तो वो वाली दही खाने से भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आपका शुगर लेवल मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। और इसी के साथ साथ हमारा रेजन का पानी, मतलब रेजन पानी या रेजन जो हमारे ब्लैक काला मनक्का या ब्राउन मनक्का जो उसको भिगोकर उसको भी हम खा सकते हैं। 2 से 3 उसको भिगो के हर रोज खाएं। और मतलब पूरे मंथ में भी अगर आप इसको खाते हो या 15 दिन पहले, पीरियड आने से 15 दिन पहले, वो भी आयरन लेवल को मेंटेन करता है, हार्मोनल बैलेंस करने में हेल्प करता है। और अश्वगंधा, कई केसेस में अश्वगंधा भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अश्वगंधा हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। बिकॉज जितना कॉर्टिसोल हार्मोन डिस्टर्ब करेगा, ऑब्वियसली आपका सारा साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है। सो मेनली 3 बेसिक जो हमें पैटर्न फॉलो करना है फॉर पीसीओडी एंड पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए, कि आपकी मूवमेंट, आपकी एक्टिविटी 10-30-45 रूल आपने फॉलो करना है, नेचर्स क्लॉक को फॉलो करना पड़ेगा, डाइटरी मॉडिफिकेशन में आपको कुछ चीजें जो मैंने रेमेडीज बताई हैं, उसी के साथ साथ एक अच्छा वेल बैलेंस्ड डाइट जिसमें आपका
फ्रूट, नट्स, सीड्स, आपकी रॉ वेजिटेबल्स का इंटेक, हैविंग 3 मेन मील्स प्रॉपर टाइमिंग पे खाना, मतलब अपनी थोड़ी सी केयर करनी स्टार्ट कर देना, तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो है वो पीसीओडी जो है वो उसको ट्रीट किया जा सकता है। सो वर्क ऑन इट, क्योंकि ये चीज़ें आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई रियली होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।